नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर और एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करने से पहले एक क्विट देख लेते हैं। एवरी बिग प्रॉब्लम इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इस क्विट का कहने का मतलब है कि हर एक जो मुश्किल है, हर एक जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल कि जब कोई छोटा बच्चा होता है जो चल नहीं सकता, तो उसको चलने में, वो चल नहीं सकता, उसको खड़े होने में भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर वह खड़ा ही नहीं होगा दोस्तों, तो वो चल कैसे सकेगा। तो उसके सामने दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि वो खड़ा नहीं हो सकता और अपॉर्चुनिटी है कि उसको चलना है। तो हर जगह हम देख सकते हैं कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है। ये नहीं कि प्रॉब्लम को हम ओनली फॉर हम ही सॉल्व करें, ये नहीं है। देखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, उसको संगठन में बांटा जाए तो प्रॉब्लम भी संगठन में बढ़ती है। समझिए, अगर मैं कहूँ कि उस छोटे से बच्चे को अगर चलाना है, तो अगर वो अपने पिताजी के साथ में खड़ा हो पाएगा, धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसने किसी का सहारा लिया और वो चलना सीख गया, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आधी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसके पिताजी ने उसका साथ दिया और उसको चलने में मदद की। तो जो उसके सामने जो अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों, वो भी आधी हो गई। तो बिल्कुल जो प्रॉब्लम होती है वो अपॉर्चुनिटी की इक्वलेंट होती है। और ज़िंदगी में दोस्तों प्रॉब्लम आना एक असली लाइफ की पहचान होती है। और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है, टारगेट में बदलना है, और अपने टारगेट को हमें अचीव करना है। आज चलते हैं दोस्तों, हमें सबको पता है कि 1 मई लेबर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेबर्स का जो योगदान है वो दोस्तों हमारे देश में नहीं रहता, वे हमें दूसरे देशों से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है दोस्तों? मान लीजिए कि कोई लेबर है जो अरब देश के अंदर कमाने के लिए गया है, तो वो जो है अरब देश से कुछ पैसा भारत में भेज रहा है, जबकि उसने भारत का उपभोग क्या किया? कुछ नहीं किया। भारत की कोई चीज़ उसने यूज की नहीं की, लेकिन वह भारत को कुछ भेज रहा है। और जो कुछ भेज रहा है दोस्तों, वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है। इसलिए जीडीपी का इंक्लूड होना एक डेवलपमेंट स्टेज को दिखाता है दोस्तों। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन इसी लेबर डे को हमने और कुछ टाइप्स में बताया है। इस लेबर्स डे के अंदर एक एडिटोरियल निकल कर आया है दोस्तों। राइटर ने क्या अच्छा लिखा है और वास्तव में हमें उस पर गौर करना चाहिए। हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे देश की जो छवि है वो दूसरे देशों के साथ में ख़राब करता है, वो है बॉन्डेड लेबर। अब आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो हमने उठाया है बंधुआ मजदूरी। देखो दोस्तों, ये इंडिया की सेम शर्म की बात है कि इंडिया कभी का अधिनियम पारित कर चुका है 1976, जिसमें हमारी सरकार ने एक अधिनियम लेकर आई थी, कानून लेकर आई थी, पास भी कराया, बंधुआ मजदूरी अथवा उन्मूलन अध्ययन। देखिए दोस्तों, बंधुआ जो मजदूरी होती है उसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई रमेश है और रमेश का जो बच्चा है वो बीमार हो गया और उसको अब पैसे चाहिए, और उसकी हालत ऐसी है कि उसके पास 100 रुपये भी नहीं हैं। अब वो क्या करेगा? मुखिया के पास में जाता है और मुखिया उसको 500 रुपया दे देता है। अब मान लीजिए कि जो
रमेश है, उसकी तो हालत ही ऐसी नहीं है कि वह उसको रुपए दे पाएगा। जब वह उसको रुपए नहीं दे पाएगा तो जो मुखिया है उसको मज़दूरी के अंदर लगा लेगा, और मज़दूरी के अंदर उसको परमानेंट लगा लेगा कि भाई अब तू मेरे यहाँ पे मज़दूरी करना। इसी चीज़ को कहा जाता है दोस्तों बंधुआ मज़दूर। हमारी सरकार ने कानून लेकर आई थी, अधिनियम लेकर आई, उसको पास करवाया, कानून भी बन गया, और इसका यही मतलब था कि किसी के भी ह्यूमन राइट का उल्लंघन ना हो। और हम सब जानते हैं कि आज 1 मई है और 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। और लेबर का जो महत्व है एक देश के कंट्रीब्यूट में, जीडीपी की बात करें, हर एक सेक्टर में ग्रोथ के हर एक सेक्टर में लेबर का भी उतना ही महत्व है दोस्तों। लेबर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने देश में कंट्रीब्यूट तो करता ही है, बल्कि दूसरे देश में जाकर अपने देश का कंट्रीब्यूट और बढ़ाता है। इसको बोलते हैं डबल कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि जो किसी पर्सन का है ह्यूमन राइट का कितना उल्लंघन हो रहा है। और इस आर्टिकल को देखने के बाद में ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर अभी बंधुआ मजदूर ख़त्म होने की तो दूर की अलग बात है, लगभग मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख प्रेजेंट के अंदर बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, जिनको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर बन चुके हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके लिए हमारी सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसको इसको समाप्त कर सकें। किस तरीके के कदम उठा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो ईंट के भट्ठे होते हैं, और हम जानते हैं कि जो भी उद्योग इंडस्ट्री होती है उनके पास में इन बंधुआ मज़दूरों को ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारी सरकार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अगर ऐसा मिलता है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के पास में ज़रूर मिलते हैं दोस्तों बंधुआ मज़दूर, मैक्सिमम यहीं पे मिलते हैं। इसलिए हमारी सरकार को मोर फोकस इन पर करना चाहिए, और धीरे धीरे जिलों के हिसाब से इनको करना चाहिए दोस्तों। हम आपको एग्ज़ाम्पल बताते हैं बंधुआ मज़दूर का, जो राजस्थान का ये और बहुत दर्दनाक है। ऐसे का कितने ही एग्ज़ाम्पल है, आंध्र प्रदेश से भी एग्ज़ाम्पल निकल कर आया है और कहीं से भी निकल कर आया है। तो जो रेजिमोन कुट्टप्पम है दोस्तों, कुट्टप्पन, इन लेखक का, इन राइटर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर से एक नई पहचान और नया हमें रेगुलेशन लाने के लिए प्रेरित किया। देखिए, हमें पता है कि हर जगह की एक ही कहानी है, गरीबी, कर्जा और शोषण। कई परिवारों की तो पीढ़ियाँ तो सिर्फ एक ही मालिक के यहाँ काम, ईंट भट्ठों पर काम करते हुए निकल जाती है दोस्तों। ये एक हकीकत है उन लोगों की जो बंधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं। ये लोग गरीबी और मजदूरी के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं दोस्तों, और दिन रात काम करते हैं। यही कहानी मैं बताने वाला हूँ आपको। राजस्थान की एक छोटी सी बस्ती में दोस्तों, रमेश ने अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए फाइनेंसर जो होता है दोस्तों, जो पैसा देता है, फाइनेंस पर जो पैसा देता है, उससे लोन लिया, और ये लोन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। उसने दिन रात मेहनत करी, दिन रात काम किया, लेकिन उस लोन को नहीं उतार पाया दोस्तों। उसके पूरे परिवार को कोई सहूलियत नहीं मिली, कोई छुट्टी नहीं मिली। दिन भर 14 से 16 घंटे काम करते रहे, लेकिन लोन नहीं चुका पाए। ऐसा ही दोस्तों भारत में ही नहीं होता, ये जो अत्याचार है वो अरब कंट्रियों में भी होता है। हमारे देश के बहुत सारे लोग अरब कंट्रियों में जाते हैं और उनको फिर वहाँ पे बंधुआ बॉन्डेड लेबर बना दिया जाता है, और फिर क्या करते हैं वो भारत आ नहीं सकते, उनको भारत भेजा नहीं जाता, और वहीं पर उनको काम करवाया जाता है। तो आज भी हज़ारों लोग ऐसी गुलामी में जी रहे हैं। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कमेटी बिठानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 21 कहता है कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं हो सकता। और ये शर्म की तो बात है ही हमारे देश के लिए। अब हम चलते हैं आज के नए एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। दोस्तों, ये बात निकल कर आई और कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि कास्ट जो सेंसस होगी वो करवा दी जाएगी। अर्थात कास्ट सेंसस का मतलब होता है दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, सेंसस होता है, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं होता। अंग्रेज़ों के टाइम कास्ट सेंसस होता था दोस्तों, लेकिन जब अंग्रेज़ों के बाद में हमने 1931 में किया, तब इसके नतीजे निकल कर नहीं आए। और फिर 41 में हमने किया कास्ट सेंसस, तो भी नतीजे अभी तक नहीं आए। इस बार कैबिनेट की जो मीटिंग है, उसने केंद्र की जो सरकार है उसने ये डिसाइड किया है कि कास्ट सेंसस होगा, अर्थात जातीय जनगणना करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, जातीय जनगणना का मतलब ये होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े रखे जाएं। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को शामिल नहीं किया गया दोस्तों, और इस बार ओबीसी को भी शामिल किया गया। तो आप पूछेंगे सर इसमें ओबीसी का मतलब क्या है? दोस्तों, हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, कोई भी गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं या अदर सेक्टर में जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, वो मैक्सिमम एग्ज़ाम के अंदर कास्ट वाइज निकलती है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि कितने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, जब हमारे देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तब 52% ओबीसी थे। और अभी भी जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम निकालती है, उनमें 52 के आधार पर ही वैकेंसीज़ निकालती है। अब इसमें सवाल उठता है कि समय जब बदल गया, हमारी आबादी भी 140 करोड़ को पार कर चुकी है, तो उस समय ओबीसी की क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी दोस्तों। इसीलिए करवाना ज़रूरी हो गया कि ओबीसी के वर्ग को इसका फ़ायदा मिल सके। तो जातिगत जनगणना की शुरुआत तो अंग्रेज़ों के समय से हो गई थी, और हमें तो पता भी है कि अंग्रेज़ों ने हमको जाति के आधार पर बांटा भी था। बाद में देश ने 1931 में भी किया दोस्तों, और 1941 में भी किया हमारे देश ने, लेकिन उसके कोई प्रमाण नहीं निकल कर आए। और अब जाकर जब विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा जोर दिखाया, तब जाकर कास्ट जो सेंसस निकल कर आया वो निकल कर आया। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मई, जून, जुलाई के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ग्राम पंचायत के लेवल से, और धीरे धीरे ये 2026-27 तक ये अपना डाटा रिलीज कर देंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जिस भी कास्ट की जितनी जनसंख्या है, फिर जो वैकेंसी निकलेगी उसी हिसाब से निकलेगी। और पहले भी जो जातिगत जनगणना होती थी, उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति को ही टारगेट करके जनगणना की जाती थी, ओबीसी को जोड़ा नहीं जाता था। हम जानते हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो ओबीसी समाज की भी है। तो एक अच्छा कदम है हमारी गवर्नमेंट का। अब चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पर। दोस्तों, एक्स रो यानी कि पूर्व रो चीफ जो हैं अपॉइंट किए जा चुके हैं हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ NSAB, अर्थात आलोक जोशी जो दोस्तों पहले एक्स रो के चीफ रह चुके हैं, उनको अपॉइंट कर दिया गया है NSAB में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड का जो अध्यक्ष है दोस्तों, उसके रूप में इनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। तो पहले ये एक्स रो रह चुके हैं,
करंट का क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको देख लेना है।